हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कल का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग खूब इंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जो फ्रेंड बायो पहले से पढ़े उनके लिए क्वेश्चन इजी रहे होंगे और उनका रिवीजन हो गया होगा। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? आपको बताना है कि कौन सी गैस थी जो प्राचीन समय में पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं थी। ऑप्शन है मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बता दें हम, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो था वो हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे हल्के परमाणु के सहयोग से ही जल, अमोनिया और मीथेन जैसे साधारण यौगिक बने हैं। ठीक है, तो मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड उस समय थे, ऑक्सीजन उस समय नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। अगला है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन ओवर प्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एड वेरिएंसन्स, तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। आपको बताना है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है। तो चलिए अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन मतलब जीवों में प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंसन्स मतलब होता है जीवन संघर्ष और विभिन्नताएं और उनकी वंशागति। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है योग्यतम की उत्तरजीविता, जो जीव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लें और जीवित रह सकें। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि डार्विन द्वारा प्रस्तुत जो प्राकृतिक वर्णवाद है ये सभी पर आधारित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीवों का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सेकंड ऑप्शन है, प्रारंभ में जीव साधारण तथा बहुकोशिकीय थे, फिर बाद में एक कोशिकीय का विकास हुआ जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले थे। थर्ड है, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? आपको बताना है कूट में केवल दूसरा, पहला व दूसरा, पहला व तीसरा, 1, 2 व 3। आपको बताने हैं कौन से इसमें सत्य हैं। तो पहला देखते हैं, पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीवों का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, ये राइट है। पृथ्वी पर जो कोशिकीय रूप में जीवों का जो निर्माण हुआ था वो 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, ये सही है। सेकंड है, प्रारंभ में जीव साधारण तथा बहुकोशिकीय थे। नहीं, प्रारंभ में जीव जो साधारण थे लेकिन एक कोशिकीय थे, फिर बाद में वो बहुकोशिकीय का विकास हुआ। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है गलत हो जाएगा। थर्ड है, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका थे। हाँ, ये एकदम सही है। आपको बता दें, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, और जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो आपका इस प्रकार कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका पहला व तीसरा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्जिन ऑफ द स्पीसीज बाई नेचुरल, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जाति की उत्पत्ति किसकी पुस्तक है? लैमार्क की, एडवर्ड जेनर की, रॉबर्ट हुक की, डार्विन की। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम बता दें, लैमार्क की जो पुस्तक है वो फिलॉसफी जोलॉजिक है, और एडवर्ड जेनर जो है ये प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, और रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, और डार्विन की जो पुस्तक है यह प्राकृतिक चुनाव द्वारा जाति की उत्पत्ति है। इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन 1859 ईस्वी में किया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पहला ऑप्शन नीलहरित शैवाल, सेकंड ऑप्शन कवक, थर्ड ऑप्शन है अमीबा, फोर्थ ऑप्शन है यूग्लिना। आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा था। तो चलिए अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है नीलहरित शैवाल ये राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है ये नीलहरित शैवाल है। ये पहले ऐसे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से अपना भोजन का निर्माण किए थे। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी थी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है नीलहरित शैवाल ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? पहला ऑप्शन न्यूटन, सेकंड है आइंस्टीन, थर्ड है चार्ल्स डार्विन, फोर्थ है लैमार्क। तो चलिए आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है लैमार्क ये सही ऑप्शन है। जैव विकास जो परिकल्पना है इसका जो पहला तर्क संगत सिद्धांत जो था वो फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था, और इनकी जो पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिक 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इस लैमार्क का सिद्धांत या उपारित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है
लैमार्क ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज, सेकंड है विकास का सिद्धांत मेंडल, थर्ड है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीटम और टैटम, फोर्थ है ओपेरान अवधारणा जैकब तथा मोनोड। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से गलत है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज, ये राइट है। दूसरा है विकास का सिद्धांत मेंडल, तो विकास का सिद्धांत मेंडल का नहीं है, ये डार्विन का है। और तीसरा है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ये बीटम और टैटम का है। ओपेरान अवधारणा जैकब और मोनाड का है। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन राइट है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है विकास का सिद्धांत, ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। विकास का सिद्धांत जो है ये डार्विन का है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है कि जैव विकास में सांप में जो अंग पाए जाते थे वो लोप होने का इसमें स्पष्ट क्या है? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? पहला है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, सेकंड है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, थर्ड है प्राकृतिक चयन से, फोर्थ है उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो चलिए कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग जो है ये राइट हो जाएगा। ये फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जो लैमार्क थे उन्होंने बताया कि परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी जो है नई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम प्रयोग करते हैं। जिस अंगों का वो ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो अंग सुदृढ़ तथा वो सुविकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का वो कम प्रयोग करते हैं वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हम अपने शरीर के अवशेषीय अंगों को देख लेते हैं। लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों का अभाव बताया। ठीक है, सांप जो पाए जाते हैं उनके पैर नहीं होते हैं, ये अवशेषीय अंग के रूप में हो गया है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ह्यूगो डी ब्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। सेकंड ऑप्शन है ब्रीज के अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। तीसरा है जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देती हैं उत्परिवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज पर किया। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में कौन से सत्य हैं। पहला व तीसरा, केवल दूसरा, उपर्युक्त सभी। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया, ये एकदम राइट है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत होता है कि डीएनए में परिवर्तन, जैसे कोई जब मनुष्य या बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाल के कलर या आँखों के कलर या उनकी हाइट मतलब डिफरेंस होती है। हर बार उनके वंश में चेंजेस होते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं उनके। तो यही है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। सेकंड है ब्रीज के अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है, ये भी एकदम राइट आंसर है। तीसरा है जाति का पहला सदस्य जिनमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं उत्परिवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज पर किया। ये जो सांध्य प्रिमरोज एक प्रकार का पौधा है, इस पर इन्होंने अपना सबसे पहले प्रयोग किया था और इसमें लक्षण बदलते हुए दिखाई दिए थे। तो जाति का जैसे कोई वंश चलता है उसमें जो पहला सदस्य होता है अगर उसमें परिवर्तन उनके लक्षण एकदम डिफरेंस रहें तो वो पहला व्यक्ति जो है वो उत्परिवर्ती कहलाएगा। और इन्होंने अपना सबसे पहले प्रयोग जो है सांध्य प्रिमरोज नामक पौधे पर किया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ एकदम राइट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? डेनिसोवन जो है ये किस शब्द के लिए आता है, किसके संदर्भ में है? तो ऑप्शन है एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, एक आदि मानव जाति, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त गुफा तंत्र, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपको पता होगा डेनिसोवन जो है एक आदि मानव जाति है। ठीक है, ये जो है यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में
साइबेरिया की गुफा से प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। फिर उसके बाद ये चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त हुआ था, जिसमें जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा की गई। 1 मई 2019 को एक मैगजीन नेचर में प्रकाशित हुआ था। ठीक, तिब्बत से प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा जो है उत्तर मध्य प्लीस्टोसीन काल का है। डेनिसोवन के अवशेषों से डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालीन प्रजाति माना गया है। ये सैपियंस तथा निएंडरथल से डिफरेंस होके तीसरा जो बना है, उनके समकालीन की मानव प्रजाति माना गया है डेनिसोवन को। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आपको बताना है आर्कियोप्टेरिक्स जो है किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। पहला ऑप्शन है उभयचर व पक्षी, सेकंड ऑप्शन है सरीसृप व पक्षी, थर्ड ऑप्शन है सरीसृप व स्तनधारी, फोर्थ ऑप्शन है पक्षी व स्तनधारी। आपको बताना है किन के बीच की कड़ी है, तो ये है सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये जुरेसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है और जिनके जीवाश्म में लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी है और यह सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। सरीसृप इसमें जो है सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था, लेकिन बाद में इनको जब उड़ने लगे तो इनके अग्रपाद जो हैं वह पंखों में रूपांतरित हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सरीसृप व पक्षी, ये सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डायनासोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन असत्य हैं? आपको बताना है कौन से कथन असत्य हैं। पहला है डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प या महाकाय में थे। सेकंड है मध्यजीवी को 3 कल्पों में विभक्त किया गया है। थर्ड है जुरैसिक काल में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 50% जातियों की व्यापक विलुप्त हुई। तो कूट में बताना है केवल पहला, केवल दूसरा, दूसरा व तीसरा, पहला, दूसरा व तीसरा। आपको बताना है कौन सा इसमें असत्य है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे, ये एकदम सही है। अगला है मध्यजीवी को 3 कल्पों में विभाजित किया गया, हाँ सही है। मध्यजीवी को 3 कल्पों में विभाजित किया गया। पहला है जुरैसिक, ट्रेसिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक जो है 3.8 करोड़ वर्ष का है और जुरैसिक जो है 5.7 करोड़ वर्ष का है। क्रिटेशियस जो है 7 करोड़ वर्ष में है। तो मध्यजीवी को जो है 3 कल्पों में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस। तीसरा है जुरैसिक काल में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा। जुरैसिक काल में नहीं हुआ था, क्रिटेशियस काल में हुआ था। ठीक है, तो क्रिटेशियस काल में डायनासोर पुष्पीय पादप और स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 50% नहीं 76% जातियों की व्यापक विलुप्त हुई थी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये गलत है। तो आपका कौन सा कूट सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। केवल तीसरा आपका गलत है, क्योंकि यहाँ जुरैसिक काल नहीं था, क्रिटेशियस काल में था और डायनासोरों से जो लगभग है 76% जो है जातियाँ व्यापक विलुप्त हो गई। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका एकदम राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? आपको बताना है जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है। पहला है ऑक्टोपस, डाल्फिन, शार्क। सेकंड है पेंगोलिन, कच्छप, बाज। थर्ड है सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। फोर्थ है मेढक, केकड़ा और झींगा। आपको बताना है कौन सा अनुक्रम सही है। तो हम बताते हैं आपको। पहले सबसे है सैलामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। सैलामेंडर जो है उसका विकास जो हुआ था 360 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था और कंगारू का जो है 145 वर्ष मिलियन पूर्व हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 360 मिलियन वर्ष पूर्व जो हुआ था सैलामेंडर तथा कंगारू का जो हुआ था सबसे बाद में 145 वर्ष। तो कौन हो जाएगा? सैलामेंडर और कंगारू के बीच में अजगर है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी किसको माना जाता है? पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी। ऑप्शन है नियोपाइला, सेकंड है युगलीना, थर्ड है
प्रोटोथीरिया, फोर्थ है आर्कियोपटेरिक्स। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, नियोपाइलिना जो है ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है, ठीक है। युगलिना जो है ये पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी है। तीसरा जो है प्रोटोथीरिया जो है ये सरीसृपों और स्तनियों के बीच की संयोजक कड़ी है। और आर्कियोपटेरिक्स आपको अभी हम ऊपर बताए हैं, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है युगलिना, ये राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियोपाइलिना किन वर्गों के बीच की योजक कड़ी है? अभी हम आपको बताएं ऊपर वाले क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है एनिलिडा और मोलस्का, सेकंड ऑप्शन है पादप और जंतु, थर्ड ऑप्शन है सरीसृप और पक्षी, फोर्थ ऑप्शन है सरीसृप व स्तनी। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एनिलिडा और मोलस्का जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज कौन था? पहला ऑप्शन क्रोमैग्नॉन मानव, जावा मानव, निएंडरथल मानव, पेकिंग मानव। तो आपको बताना है कौन सा इसमें था जो आधुनिक मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है क्रोमैग्नॉन मानव, ये राइट हो जाएगा। क्रोमैग्नॉन मानव जो है ये आधुनिक मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं, ठीक है। क्रोमैग्नॉन का जो शरीर था गठा हुआ था और लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा, और उसका सर जो था 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर की थी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है स्पेंसर, सेकंड ऑप्शन है डार्विन, थर्ड ऑप्शन है वॉलेस, फोर्थ ऑप्शन है हक्सले। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है डार्विन, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि चार्ल्स डार्विन का मत था प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटोथीरिया किन वर्गों के बीच की संयोजक कड़ी है? पहला ऑप्शन सरीसृप और स्तनियों, सेकंड ऑप्शन एनिलिडा और मोलस्का, थर्ड ऑप्शन उभयचर व पक्षी, फोर्थ ऑप्शन है पादप और जंतु। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि प्रोटोथीरिया किनके बीच की संयोजक कड़ी है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। सरीसृप और स्तनियाँ जो है ये प्रोटोथीरिया के बीच आता है, ठीक है। प्रोटोथीरिया सरीसृप और स्तनियों के बीच की संयोजक कड़ी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? पहला है टेटोलॉजी, सेकंड है डर्मेटोलॉजी, थर्ड है सर्पेंटोलॉजी, फोर्थ है मिर्मिकोलॉजी। आपको बताना है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो पहला हम देखते हैं टेटोलॉजी। टेटोलॉजी के अंतर्गत हम उपार्जित लक्षणों का हम अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम स्किन त्वचा से संबंधित अध्ययन करते हैं, त्वचा और उनके रोगों का अध्ययन करते हैं। सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत हम सर्पों का अध्ययन करते हैं, और मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत हम चींटियों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एकदम राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक किससे संबंधित है? अभी हम आपको ऊपर बताए हैं फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक किसकी है। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन है डार्विन, लैमार्क, हक्सले, फोर्थ ऑप्शन आइंस्टीन। जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है एकदम राइट हो जाएगा। फिलॉसफी जूलॉजी जो है लैमार्क का है। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।